नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कई टर्म्स में ए से लेके आपको जेड तक के मुहावरे की एक चेन स्टार्ट की हुई थी। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने जो चेन को ए से आर तक किया हुआ था, उस चेन को मेरे भाई हम लोग आज जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। बीच में मैंने दो ऐसे लेक्चर डाले हुए हैं जिसमें मैंने एक ईडियम का और एक सिनोनियम्स का एक लेक्चर डाला हुआ है जो कि कल के टर्न पे था। आप लोगों ने वो सारे लेक्चर जो हैं सॉल्व कर लिए होंगे, देखा होगा कि किस तरह से हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एग्जैक्टली जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग जो है वहाँ पर देख चुके हैं। तो जो भी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बढ़िया है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यार तो ही मज़ा आएगा। आप अगर ये सोचोगे कि एक ही दिन में 2 दिन में हो जाएगा तो ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि लड़के ने कोर्स पढ़ लिया और जब पेपर देने गया तो पेपर में वहाँ पर कुछ भी पढ़ाया हुआ नहीं फंसता है। तो ये सिचुएशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप भी सोच रहे हो कि यार पूरा पढ़ा हुआ नहीं है एग्ज़ाम में, तो फिर फ़ायदा नहीं। तो बेहतर यही कि ऐसी स्थिति पैदा कीजिए जिसमें आपको खुद लगे कि यार जो भी एग्ज़ाम में आ जाएगा उसके लिए हम पूरी तरह से रेडी हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार हम एक सुपरफिशियली चीज़ों को ऊपर ऊपर पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो यार वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिए कि आप जब किसी चीज़ को सुनते हो, उसको देखते हो, तो भले थोड़े से देख ले आपका फोकस वहाँ से हट जाए, कुछ तो आपको समझ में आएगा ही। तो आप कांटेक्ट में रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए। सुनकर यार एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में आ जाएगा। तो सुनकर चीज़ों को तैयार करने की कोशिश कीजिए। और डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो। अभी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना तो कुछ बेसिक लेवल ऐसा होता है जो हर एग्ज़ाम में कॉमन होता है, उतना तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में आप ये नहीं सोच सकते कि यार हम इससे बच जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम होगा, हर एग्ज़ाम का अपना एक लेवल होता है। आप और कुछ चीज़ें सब में कॉमन आती हैं। तो सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में कॉमन चीज़ें आप पहले प्रिपेयर करो, आपको करनी पड़ेगी, भाई आपकी मजबूरी है। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोगों ने इससे पहले आर वाले ईडियम्स किए हुए थे और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग यार करने वाले हैं एस वाले ईडियम्स 1 से लेकर 23 तक। ईडियम्स थोड़े से ज़्यादा हैं, सरल भी हैं, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा टाइम नहीं लगाऊंगा ज़्यादा और अपना काम जो है मैं शुरू करना चाहूँगा। दोस्तों मेरे साथ साथ में आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे साथ साथ में आप लोग जो है बोर्ड पर देखिएगा। नंबर फर्स्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है सैक्रेड काऊ। सैक्रेड का मतलब देखिए वैसे होता है पवित्र, और काऊ का मतलब होता है गाय। सैक्रेड का मतलब होता है मेरे भाई पवित्र, और काऊ का मतलब होता है गाय। आप लोगों ने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार ये इंसान गऊ है, गऊ यानी कि गाय है, इतना सीधा है, इतना अच्छा है कि इसकी कोई बुराई नहीं करता। तो एक ऐसा इंसान जिसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, या एक ऐसा इंसान जिसकी कोई आलोचना नहीं करता, ऐसे इंसान को इंग्लिश में सैक्रेड काऊ कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे कैसे, पर्सन हैविंग नो फॉल्ट। ठीक है, पर्सन हैविंग नो फॉल्ट, पर्सन हैविंग नो फॉल्ट, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई भी कमी ना हो, मेरे भाई इंग्लिश में वो सैक्रेड काऊ कहलाएगा। तो सैक्रेड काऊ का मतलब मेरे भाई हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई आलोचना नहीं करता, या एक ऐसा इंसान जिसमें कोई भी कमी ना हो। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पर नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड में दोस्तों लिखा हुआ है सेलिंग इन द सेम बोट। एक ही नाव में होना, एक ही नाव में सवार होना मतलब क्या है, 2 व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। सेलिंग इन द सेम बोट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ देखिएगा, ध्यान से आपको तैयार होगा। एक ही नाव में होना, एक ही नाव में सवार होना मतलब क्या होगा मेरे भाई, 2 व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। क्लियर हो गया ना, यानी कि टू बी इन सेम डिफ़िकल्टी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे टू बी इन सेम डिफ़िकल्टी, यानी कि 2 व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना, ये कहलाएगा सेलिंग इन द सेम बोट। बताइए क्लियर हो रहा है ना, बढ़िया। तो नंबर फर्स्ट में यार मेरे सामने लिखा हुआ है सैक्रेड काऊ, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी कोई आलोचना नहीं करता। जब भी आप ये बोलेंगे यार ये इंसान गाय है, गाय इतना सीधा है, कोई बुराई नहीं करता, इंग्लिश में सैक्रेड काऊ कहलाएगा। सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब हो जाएगा 2 व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। नंबर थर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर एग्ज़ाम में आएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। इसीलिए क्योंकि इसकी हिंदी देखकर, इसको वर्ड को देखकर इसकी हिंदी तैयार नहीं होती है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, थ्रो स्पैनर। स्पैनर को आपने समझिए कि लगभग एक प्रकार से कुल्हाड़ी होता है। इन द वर्क, किसी के काम में कुल्हाड़ी मार दी मतलब क्या हो गया मेरा भाई, कोई काम जो चल रहा था आपने बीच में काम को तोड़ दिया, काट दिया। सिंपल सी बात है, कोई चलते हुए काम में बाधा उत्पन्न करना।
थ्रो स्पैनर इन द वर्क का मतलब हुआ कोई काम, देखो ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, कोई काम बढ़िया चल रहा था, तुमने यार उसमें स्पैनर फेंक दिया, मतलब क्या है कि तुमने इसमें कुल्हाड़ी मार दी, काम को बीच में ख़त्म कर दिया। इसको ऐसे तैयार कर लो तो उसका मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी काम में बाधा डालना। टू इम्पीड या ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट माने क्या होता है, किसी काम में बाधा डालना। टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी वर्क, ये इंग्लिश में कहलाएगा दोस्तों थ्रो स्पैनर इन द वर्क कहलाएगा। ठीक है, किसी काम में बाधा या अड़ंगा लगाना। इंग्लिश में किसी योजना को बर्बाद करना भी इसका पर्यायवाची बन जाता है, यानी ऑप्शन बन सकता है। आप कह सकते हैं टू स्पॉइल एनी प्लान। ठीक है, चलिए हम जानते हैं जब कोई इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो इंग्लिश में उसको स्मॉल फिश या स्मॉल फ्राई कहते हैं। जब कोई इंसान दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, अनइम्पॉर्टेंट होता है, इंग्लिश में उसको स्मॉल फ्राई या स्मॉल फिश कहते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको बिग फिश या बिग गन कहेंगे। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मेरे भाई इंग्लिश में बिग फिश या बिग गन कहेंगे। तो स्मॉल फ्राई अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, स्मॉल फिश अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, बिग गन इम्पॉर्टेंट पर्सन, सॉरी ये अनइम्पॉर्टेंट पर्सन है, बिग गन इम्पॉर्टेंट पर्सन, बिग फिश इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, चलिए नंबर 5 याद करने से पहले आपको यहाँ पर बेट की हिंदी याद करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए किसी मीडियम का, किसी चारे का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में उसको बेट कहते हैं। कॉपी अगर आपने खोल रखी हुई तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए चारे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग शेर को बुलाने के लिए, फंसाने के लिए बकरी का इस्तेमाल करते हैं, तो बकरी हमारे लिए बेट है। और सेट द बेट का मतलब हो जाएगा जाल बिछाना। इसका मतलब क्या है कि आपने शेर को पकड़ने के लिए बकरी को लगाया हुआ है, यानी कि जाल बिछाया हुआ है। सेट द बेट का मतलब होता है जाल बिछाना, यानी टू ट्रैप समवन, टू प्लान टू ट्रैप समवन, किसी इंसान को जाल में फंसाने का प्लान करना। भाई ट्रैप माने जाल में फंसाना होता है, टू प्लान टू ट्रैप समवन ये कहलाएगा आपका सेट द बेट, यानी जाल बिछाना। बताइए दोस्तों क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा, बेट किसी को, इंसान को फंसाने के लिए डाला गया चारा, और सेट द बेट मतलब जाल बिछाना, टू प्लान टू ट्रैप समवन। क्लियर हो दोस्तों? 5 तक देखिए हम लोगों ने जो मुहावरे वो कर लिए मेरे भाई। 1 मिनट होल्ड करना ज़रा, पानी पी लो यार। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना मेरे भाई। सैक्रेड काऊ का मतलब हो जाएगा एक ऐसी काऊ, सॉरी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सीधा होता है, उसकी कोई आलोचना नहीं करता। सेलिंग इन द सेम बोट, 2 व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। थ्रो स्पैनर इन द वर्क, थ्रो स्पैनर इन द वर्क हो जाएगा किसी की योजना बर्बाद करना। स्मॉल फ्राई या स्मॉल फिश मेरे भाई अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। बिग फिश बिग गन मेरे भाई इंपॉर्टेंट पर्सन। सेट द बेट दोस्तों कहलाएगा जाल बिछाना, यानी किसी इंसान को ट्रैप करने की कोशिश करना। और सेविंग ग्रेस का मतलब हो जाएगा सेविंग का मतलब होता है बचाने वाला, ग्रेस का मतलब होता है गुण, एक ऐसा गुण जो आपको आपकी बाकी नेगेटिव चीज़ों को डोमिनेट कर लेता है। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते होंगे जिनके अंदर कोई ऐसी जो बुराई होती है, सॉरी अच्छाई होती है, जो बाकी चीज़ें अगर उसके साथ अच्छी नहीं है तो वो गुण इतना अच्छा होता है कि आप उसकी वजह से उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हो, या उस अच्छे गुण की वजह से उस इंसान की आप रिस्पेक्ट करते हो। सेविंग ग्रेस का मतलब वही होता है। ठीक है, अ क्वालिटी यानी कि एक ऐसी क्वालिटी, अ क्वालिटी दैट डोमिनेट्स ऑल योर फॉल्ट्स, जो डोमिनेट कर लेती है आपकी बाकी सारी फॉल्ट्स को। इंग्लिश में भाई ये कहलाएगा सेविंग ग्रेस, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से आप इंसान की सारी बुराइयां भूल जाते हो। इंग्लिश में दोस्तों ये सेविंग ग्रेस कहलाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए नंबर 7 की बात करते हैं मेरे भाई। नंबर 7 में देखो हिंदी क्या लिखी हुई, पहले यहाँ ध्यान दो। शो द वाइट फीदर। वाइट फीदर मतलब आपने कहा, इसको देखो मैं तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ। वाइट का मतलब हो गया सफ़ेद, फीदर मतलब हो गया पंख। पंख मेरे भाई कहाँ लगे होते हैं? पीछे लगे होते हैं, यानी कि दुश्मन को पीठ दिखाना। इसका मतलब क्या है? युद्ध में आप गए और आप वहाँ पर आपने कायरता का प्रदर्शन किया, आप वहाँ पर लड़ नहीं पाए और आप वहाँ पर डरपोक बन के चले आए, आप वहाँ पर डरपोक साबित हो गए। अब हम जानते हैं मेरे भाई इंग्लिश में कि प्रदर्शन करने को इंग्लिश में शो कहते हैं। कावर्ड माने होता है कायर, COWARD, और कायरता मेरे भाई कावर्डिस कहलाएगा। तो शो कावर्डाइस मीन्स क्या हो जाएगा? कायरता का प्रदर्शन करना। शो द वाइट फीदर, ठीक है, कायरता का प्रदर्शन करना, शो द वाइट फीदर।
शो कावर्डिस, कावर्ड माने कायर, कावर्डिस मीन्स कायरता। तो जब भी कोई इंसान मेरे भाई कायरता का प्रदर्शन करेगा, वो इंसान बहादुरी नहीं दिखाएगा। इंग्लिश में इसको कहलाएंगे शो द वाइट फीदर, कायरता का प्रदर्शन करना। उम्मीद करता हूँ आपको सारे मुहावरे तैयार हो रहे होंगे। देख लीजिए, शो द वाइट फीदर, कायरता का प्रदर्शन करना। सेविंग ग्रेस एक ऐसा गुण जो आपकी बाकी बुराइयों को ढक लेता है। स्मूथ सेलिंग, अच्छा एक बात बताइए, स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना या आराम से होने वाला। अब सेलिंग का मतलब होता है नाव खेना, नाव चलाना। आपसे कोई इंसान पूछे भैया आपकी ज़िंदगी की नाव कैसी चल रही है, आप बोलोगे इट्स स्मूथ सेलिंग, बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। इसका मतलब ये कि आपकी जो लाइफ है वो इतनी बैलेंस्ड चल रही है कि लाइफ में रुकावट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही, लेकिन लाइफ जो है ना बिल्कुल एक फ्लो में चल रही है। इसका मतलब कहलाएगा मेरा भाई टू प्रोग्रेस। देखिए ज़रा, जब भी कोई व्यक्ति ये बोलना चाहेगा कि प्रोग्रेस ठीक ठाक हो रही है, टू प्रोग्रेस इन अ ग्रेजुअल वे, धीमे धीमे लगातार, टू प्रोग्रेस इन अ ग्रेजुअल वे। ग्रेजुअल की स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही होगी, मैं बता रहा हूँ, GRADUAL। तो टू प्रोग्रेस इन अ ग्रेजुअल वे ये कहलाएगा मेरा भाई स्मूथ सेलिंग। क्लियर हो गया ना? तो बिना बाधा के जब आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया बैलेंस्ड चल रही होती है, टू हैव अ गुड बैलेंस इन लाइफ इज कॉल्ड स्मूथ सेलिंग। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नंबर 9 की, स्ट्रेन एवरी नर्व। नर्व का मतलब होता है नस, स्ट्रेन का मतलब होता है जोर देना। एक काम करो मेरे साथ, मेरे भाई याद करो, अभी तैयार करा दूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। नर्व का मतलब होता है नस और स्ट्रेन का मतलब होता है मेरे भाई जोर डालना। हर नस पे जोर डालेंगे मतलब क्या है? पूरी दम लगा देंगे, वही हर संभव प्रयास करेंगे, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। तो जब भी कोई इंसान हर संभव प्रयास करता है, इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या मुहावरे में? स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब हो जाएगा हर संभव प्रयास करना। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 से 9 तो मेरे भाई पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते पूरा। सेक्रेड काऊ का मतलब मैंने बताया मेरे भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई बुराई नहीं करता, एक ऐसा इंसान जिसमें कोई बुराई ना हो। सेलिंग इन द सेम बोट कहलाएगा दो व्यक्तियों का एक ही मुसीबत में होना। थ्रो स्पैनर इन द वर्क का मतलब हो जाएगा किसी के काम में अड़ंगा लगाना। स्मॉल फ्राई स्मॉल फिश का मतलब हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। सेट द बेट, जाल बिछाना। बेट वो व्यक्ति होता है जिसको हम लोग एज ए मीडियम यूज़ करते हैं किसी इंसान को फंसाने के लिए। सेविंग ग्रेस मेरे भाई कहलाएगा एक ऐसा गुण जो आपकी बाकी बुराइयों पर डोमिनेट कर ले जाता है। शो द वाइट फीदर, फीदर पीछे होते हैं यानी पीठ के पास होते हैं, तो ऐसे कह लीजिए किसी इंसान को आपने पीठ दिखा दी दुश्मन को, यानी कायरता दिखाई। शो द कावर्डिस, कावर्ड माने कायर, कावर्डाइस मीन्स कायरता। स्मूथ सेलिंग का मतलब हो जाएगा टू प्रोग्रेस ग्रेजुअली, लगातार धीरे धीरे प्रोग्रेस बनी रहना, टू हैव गुड प्रोग्रेस। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब हो जाएगा हर संभव प्रयास करना। टू मेक ऑल, देखिए टू इंग्लिश में लगेगा टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। अब नंबर 10वां बहुत सरल है, सी रेड। आप गुस्से में लाल दिखाई पड़ रहे हैं, आपका चेहरा गुस्से में लाल हो गया ना मेरा भाई, यानी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। जैसे आप कहते हैं ना कि शी इज़ लुकिंग रेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो गुस्से में लाल हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। नंबर 11वां बहुत सरल है, आपने डार्क माने अंधेरा होता है, अंधेरे में तीर चलाया। जाहिर सी बात है कि अंधेरे में शूट किया, यानी अंधेरे में गोली चलाई। इसका मतलब ये है कि आपने तुक्का लगाया है जहाँ पर सफलता और असफलता कुछ भी मिल सकती है आपको। यानी कि जब भी आप सफलता के बारे में श्योर नहीं होते, नॉट टू बी श्योर ऑफ सक्सेस, इंग्लिश में क्या कहलाएगा मेरा भाई? शूट इन द डार्क कहलाएगा। भाई मेरे इंग्लिश में क्या कहलाएगा? शूट इन द डार्क कहलाएगा, नॉट टू बी श्योर ऑफ सक्सेस। ठीक है, शूट इन द डार्क मेरा क्या हो जाएगा? नॉट टू बी श्योर ऑफ सक्सेस। ठीक है, शूट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, नॉट टू बी श्योर ऑफ सक्सेस। स्टिक टू योर गन्स, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा दोस्त, देखो ऐसे याद करो। अच्छा एक बात बताइए, गन माने क्या होता है? बंदूक, ठीक है। और स्टिक टू माने होता है किसी बात पे चिपके रहना, किसी बात पर अड़े रहना। ठीक, ये जो गन्स तुम देख रहे हो मेरे भाई, ये किसी इंसान की कट्टर विचारों को शो करता है। स्टिक टू मतलब होता है किसी बात पर अड़े रहना। ठीक, अब ये मतलब कहने का ये है कि आपके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना जाएं, अभी शब्दों पर देखो तभी याद होगा मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान से देखो। आपके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, आप अपने विचारों पर बने हुए हैं, आप अपने विचारों पर अड़े हुए हैं। इंग्लिश में कहलाएगा स्टिक टू योर गन्स, यानी कि आप अपने सिद्धांतों पर बने हुए हैं, सिद्धांत नहीं छोड़ रहे अपने आप, यानी कि टू स्टिक योर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स माने क्या होता है मेरे भाई? सिद्धांत। तो चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, हर मुसीबत में अपने उसूलों पर बने रहना, ये स्टिक टू योर प्रिंसिपल कहलाएगा, यानी कि स्टिक टू योर गन्स कहलाएगा। नंबर 13 की बात करते हैं, स्प्लिट हेयर, बाल की खाल। इसको देखो ध्यान से, बाल की खाल निकालना,
इसका मतलब बेटा कहलाएगा, अच्छा बाल की खाल निकालने का मतलब क्या होता है? अंदर तक घुसकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। अब बहुत ही कम बच्चों को पता है इंग्लिश में जब हम बाल की खाल निकालते हैं यानी कि बहुत गहराई से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, इतनी तह तक जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और हर एक बात का पूरा पूछते हैं कि आपने ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, इसका मतलब क्या हुआ। तो इंग्लिश में यार ये एलिसिट वर्ड बहुत लगाते हैं। एलिसिट इन्फॉर्मेशन का मतलब वैसे भी मैं बता दूं आपको, किसी इंसान से इन्फॉर्मेशन निकलवाना होता है। कई बार ऐसा होता है जब पुलिस पूछताछ करती है ना, तो जब भी पुलिस पूछताछ करती है बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जब भी पुलिस दोस्तों पूछताछ करती है तब ऐसे कंडीशन में एलिसिट इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। तो स्प्लिट हेयर मतलब बाल की खाल निकालना, इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा एलिसिट इन्फॉर्मेशन। स्मेल अ रैट, कहीं पर चूहा मर गया, इस बात की महक आ रही है, मतलब आपको कुछ गलत होने की आशंका है। इसको हम लोग वैसे तो सभी लोग बड़े प्यार से बोलते हैं दाल में काला होना। दाल में काला होना मतलब मेरा भाई ये हो गया कि आपको शक हो रहा है। सस्पेक्ट मतलब क्या होता है? शक हो रहा है कि किसी ने आपके साथ किसी ने यहाँ ट्रिक खेली है, यानी कि कोई जालसाजी की, कुछ ना कुछ कलाकारी ज़रूर हुई है। तो जब भी स्मेल रेट आ जाए तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर दाल में कुछ काला है। मेरे भाई इंग्लिश में दाल में काला होने के लिए एक मुहावरा लगाते हैं, टू बी फिशी, टू बी फिशी, ठीक। तो जब भी आपको ये लगे कि यार कुछ दाल में काला है, इंग्लिश में कहलाएगा स्मेल रेट, टू सस्पेक्ट द ट्रिक। स्मोकिंग गन, ये थोड़ा सा आपको रटने वाला है। स्मोकिंग गन का दोस्तों मतलब होता है एक ऐसी बंदूक जो धुआं दे रही है। ऐसे मतलब बता रहा हूँ मैं, एक ऐसी बंदूक जो धुआं दे रही है, मतलब क्या है? अभी अभी गुनाह हुआ है इस बात का साफ सबूत है, यानी कि टू बी क्लियर एविडेंस। जब भी कोई बात, कोई चीज़, किसी घटना का स्पष्ट सबूत होती है, इंग्लिश में उसको स्मोकिंग गन कहते हैं। टू बी क्लियर एविडेंस ऑफ समथिंग, स्मोकिंग गन। क्लियर बेटा? ठीक है। नंबर 16 पे ध्यान से देखिएगा, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जो बच्चे याद कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, अपने रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना यानी कि सीधा करना, यानी अपनी गलती में सुधार करना। फिर से देखिए, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अपने रिकॉर्ड को सीधा करना यानी अपनी गलती में सुधार करना। इम्प्रूव योर मिस्टेक। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, फिर से बोल रहा हूँ, अपनी गलती में सुधार करना यानी कि अपने तरीके में सुधार करना। इंग्लिश में एक मैं बात बताता हूँ, इंग्लिश में मेंड योर वेज भी मुहावरा लगाते हैं। मेंड योर वेज का मतलब भी वही होता है, अपने आदतों में सुधार लो, ठीक है। कोई आपसे बोले कि यार चाय के कप में देखो तूफान आ गया है, तो आपको हंसी आएगी, यार ऐसी बात बोल रहे हो जिसमें कोई बिलीव ही नहीं हो सकता। बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, यानी कि ऐसी बात जिस पे बिलीव करना आसान नहीं है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यार टू एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। टू एग्जैगरेट अ सिचुएशन, क्या बोलेंगे बताइए? टू एग्जैगरेट अ सिचुएशन, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या हो जाएगा? किसी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी किसी ऐसी बात बोलना जिस पर लोग बिलीव ना करें। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये भाई साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, बिना देरी किए हुए कोई काम अगर आप इमीडिएटली करते हो तो इंग्लिश में उसको तुरंत करने के लिए इमीडिएटली कहेंगे, यानी एट द मोमेंट कहेंगे। तो जब भी कोई इंसान कोई काम तुरंत करता है, इमीडिएटली करता है, इंग्लिश में उसको ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कहता है। स्नेक इन द ग्रास की बात कर रहे हैं, आस्तीन का सांप। एक आस्तीन का सांप वो इंसान होता है जो भाई मेरे छुपा हुआ होता है, सामने से आपको दोस्ती करेगा और पीठ पीछे आपको दुश्मन साबित होगा, यानी कि हिडन एनिमी। एक ऐसा दुश्मन जो कि छुपा हुआ है, छुप कर आपके सामने जो है आपके पीठ पीछे वार करता है, ऐसा इंसान आस्तीन का सांप कहलाएगा। इंग्लिश में भाई इसको बोलेंगे अ हिडन एनिमी, यानी कि स्नेक इन द ग्रास। क्लियर हो रहा है? चलिए, शूट फ्रॉम द हिप, ये थोड़ा सा याद कम होता है आप बच्चों को, थोड़ा सा ये गंदा बोला जाता है, एक स्लैंग बोला जाता है, इनफॉर्मल माना जाता है मेरे भाई, उतना अच्छा नहीं माना था बोलने में। जैसे कि हम लोग बातचीत में कई वैसे चीज़ें बोल देते हैं जो थोड़ा सा संस्कार वाली बातें नहीं होती हैं। अब शूट फ्रॉम द हिप का मतलब आप समझ रहे हैं, हिप का मतलब आप समझते हो ना कि जो जगह बैठने वाली होती है। अभी आप किसी इंसान से बोल रहे हो कि पीछे से बोल रहे हो, क्या मुझे माफ़ी दीजिएगा मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है तो याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब इंसान कोई बिना सोचे समझे कोई बात बोल देता है, इस बात को ध्यान नहीं रखता यार कि पता नहीं सामने वाले से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, किसी इंसान को क्या बुरा लगेगा, बिना सोचे समझे बोल देता है, तो उसको इंग्लिश में शूट फ्रॉम द हिप कहते हैं। यानी कि टू स्पीक विदाउट थिंकिंग, टू स्पीक विदाउट थिंकिंग या टू स्पीक विदाउट माइंडिंग अदर्स थॉट्स, अदर्स फीलिंग्स। आप किसी माइंड नहीं करेंगे दूसरी की फीलिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंग्लिश में शूट फ्रॉम द हिप कहलाएगा। नंबर 21, ये मेरे भाई तैयार नहीं होता, इसको तैयार करने का तरीका देखो।
सिट वेल विद। अब सिट वेल विद का मतलब होता है ठीक से बैठता है साथ में। इसका मतलब क्या, देखो जरा, ठीक से साथ में बैठता है मतलब ठीक से बैलेंस करता है, यानी सही स्तर पर है, सही लेवल पर है। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ ना कि आपने जो अपने अपना इंटरव्यू दिया है या आपने जो अपने थॉट्स बताए हैं वो मेरे थॉट्स मैच नहीं करते, तो योर थॉट्स डू नॉट सिट वेल विद माय थॉट्स। इंग्लिश में जब भी कोई चीज़ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड की होती है, बच्चों हम लोग इंग्लिश में उसको सिट वेल विद लगाते हैं। तो ये एग्जाम्पल बोला, उसको ध्यान से सुनिएगा कि योर थॉट्स सिट वेल विद माई थॉट्स, यानी कि टू बी ऑफ एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, तो जब भी कोई चीज़ बराबर लेवल की हो, अच्छे लेवल की हो, इंग्लिश में सिट वेल विद लगाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्वैन सॉन्ग की। ये मुहावरा मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। जब किसी इंसान की ज़िंदगी का लास्ट परफॉर्मेंस हो, स्पेशली जब वो रिटायर होने वाला होता है अपने काम से, ऐसे परफॉर्मेंस को इंग्लिश में स्वैन सॉन्ग कहते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने नवंबर में अपना मैच खेला था लास्ट 2013 में, तो सचिन तेंदुलकर मेड हिज स्वैन सॉन्ग इन द नवंबर 2013। तो स्वैन सॉन्ग लास्ट परफॉर्मेंस और मैडन परफॉर्मेंस फर्स्ट परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं यहाँ पर स्विम विद द टाइड। टाइड मतलब आप जानते हैं लहर होता है। अगर कोई इंसान लहर के साथ चल रहा है, इसका मतलब मेरे भाई वो इंसान जो है कॉमन ट्रेंड में शामिल है। वो इंसान क्या कर रहा है, कॉमन ट्रेंड को ज्वाइन कर चुका है। जैसा कि फैशन चल रहा है, उस फैशन का हिस्सा है स्विम विद द टाइड। अगर स्विम अगेंस्ट द टाइड करेंगे तो उसका मतलब ये कि प्रचलन अगेंस्ट में जाना, यानी कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहा है, वो बाकी लोगों से बिल्कुल हट कर सोचता है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने किया। इंग्लिश में उसको स्विम अगेंस्ट द टाइड कहेंगे। लहर के उल्टा चलना, यानी कि प्रचलन के उल्टा काम करना, और यहाँ क्या होगा, प्रचलन के अनुसार काम करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो 23 तक मैंने मुहावरे कंप्लीट कराए हुए हैं, इनको एक बार पूरी नज़र मार लेते हैं। सेक्रेड काऊ, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई बुराई नहीं करता। और सेल इन द सेम बोट, दो व्यक्तियों को एक ही मुसीबत में होना। थ्रो स्पैनर इन द वर्क का मतलब मेरा भाई हो जाएगा, क्या कहलाएगा बताइए। थ्रो स्पैनर मतलब किसी काम में अड़ंगा लगाना या किसी की योजना बर्बाद करना। स्मॉल फ्राई स्मॉल फिश, अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, बिग गन इंपॉर्टेंट पर्सन। सेट द बेड, जाल बिछाना। सेविंग ग्रेस, एक ऐसा गुण जो आपकी बाकी बुराइयों को डोमिनेट कर लेता है। शो द वाइट फीदर, क्या लाएगा मेरा भाई, कायरता का प्रदर्शन करना। स्मूथ सेलिंग, बिना बाधा की तरक्की करना। स्ट्रेन एवरी नर्व, हर संभव प्रयास करना। सीडेड, गुस्सा होना। शूट इन द डार्क, मतलब अंधेरे में तीर चलाना, मतलब सफलता का कुछ कंफर्म ना होना। स्टिक टू योर गन्स का मतलब ये है मेरे भाई कि अपनी सिद्धांतों पर अड़े रहना। स्प्लिट हेयर, बाल की खाल निकालना। इंग्लिश में एलिसिड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। स्मेल रेड, दाल में काला होना। टू सस्पेक्ट अ ट्रैक। स्मोकिंग गन, किसी बात का स्पष्ट सबूत होना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कहलाएगा अपनी गलती में सुधार करना। इंग्लिश में इसको मेंड योर वेज कहते हैं, मेंड योर वेज। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब हो जाएगा किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। टू एग्जैगरेट अ सिचुएशन, एग्जैगरेट माने बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ऑन द स्पॉट द मोमेंट माने क्या हो जाएगा, बिना देरी किए हुए तुरंत कोई काम करना। छुपा हुआ दुश्मन, यानी कि आस्तीन का सांप, स्नेक इन द ग्रास। शूट फ्रॉम हिप, बिना सोचे समझे बोलना, बिना किसी की फीलिंग को ध्यान रखे हुए। सिट वेल विद का मतलब हो जाएगा दो चीज़ों में बढ़िया समावेश होना, यानी कि बैलेंस होना, जब चीज़ें एक दूसरे के बराबर स्टैंडर्ड की होती हैं। स्वैन सॉन्ग, लास्ट परफॉर्मेंस। स्विम विद द टाइड का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रचलन के अनुसार काम करना, यानी कि ऐसा काम करना जो बाकी लोग भी कर रहे हैं, उनके अनुसार आपने भी जो है फैशन को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यार ये 1 से लेकर 23 तक था। ए से लेकर मैंने अब एस तक के मुहावरे जो है कंप्लीट करा दिए, जिसमें मैंने शायद ओ वाले मुहावरे और शायद जे वाले मुहावरे मैंने उसको बीच में स्किप करा दिया है, वो मैं कराऊंगा लास्ट में। आप लोग जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ए से लेकर जेड तक सारे मुहावरे तैयार कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग वोकैब भी तैयार करेंगे इसी तरह, और ग्रामर भी तैयार कर लेंगे। क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, अगर हम लोग कुछ यहाँ पर चीज़ें पढ़ देते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें दोबारा हमारे सामने आएंगी, ताकि हमको रिपीट भी कर पाएंगे, एक जल्दी रिविज़न कर पाएंगे, फॉरवर्ड करके इसको देख पाएंगे और रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो दूर कहीं बैठे हैं वो भी पढ़ सकते हैं आराम से। तो ठीक है, आप उसको तैयार करिए और मन से पढ़िए। थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि यार जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये अगर आता है एग्ज़ाम में तो गलत ना हो। ठीक है, और बाकी आप लोग मेहनत करिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिन तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है वीडियो, आप उनको वीडियो अवेलेबल कराइए, अपना पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया वो वीडियो। तो बाकी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे कि क्या हम लोग करने वाले हैं। लास्ट टर्न पे जो मैंने वीडियो डाला हुआ था, जिसमें मैंने क्वेश्चन को सिनोनियम्स को बताया था कैसे ऑप्शन आए हमारे एग्जाम में, वो ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं देखा है देख लीजिएगा, और बाकी लोगों से वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए। गुड नाइट दोस्तों।